गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने इस क्लास के अंदर आपकी एक्सरसाइज 4.2 का बेसिक समझेंगे। इससे पहले अपने लास्ट वीडियो के अंदर आपकी एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट किया था। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। तो देखिए 4.2 से पहले आपके डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको अपने इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट्स, जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं ये अपने लिए हेल्पफुल होती हैं कि जब अपने 4.2 के अंदर क्वेश्चंस को प्रूफ करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होगा। वैसे अपने किसी डिटर्मिनेंट क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए या सॉल्व करने के लिए वहाँ पर उसका एक्सपेंशन कर देते हैं, बट जब अपने एक्सपेंशन करते हैं उस टाइम आपकी जो कैलकुलेशन है वो हार्ड हो जाती है। देखिए सम टाइम जब अपने पास नंबर्स होते हैं तो तब अपने क्या करते हैं, उनको इजीली सॉल्व कर लेते हैं। जब आपके पास वेरिएबल्स आएंगे तो तब उस टाइम क्या होगा, आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी यदि आप एक्सपेंशन से उसको सॉल्व करोगे। तो यहाँ अपने पास क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से अपने जल्दी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और जल्दी से आपको जो आंसर फाइंड आउट करना है उसको आप कर सकते हो। तो चलिए समझते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ वन रो और कॉलम आर zeros in determinant, then value of determinant will be 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपकी जो ये प्रॉपर्टी है क्या कह रही है कि अगर किसी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएं, अगर किसी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं तो आपका जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू भी जीरो होगी। समझिए, अपने एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास कोई 3 इंटू 3 का डिटर्मिनेंट है। तो यहां अपने पास क्या है कि जो आपकी सेकंड रो है यहां पर सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। तो यहां सारे एलिमेंट्स जीरो हैं तो आप यदि इसका एक्सपेंशन करके देखोगे तो एक्सपेंशन से आपको पता लगेगा कि इसकी वैल्यू क्या है, जीरो है। तो यहां अपने को एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं है, अपने इस प्रॉपर्टी को लर्न करेंगे और जब भी क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी तो अपने बोल देंगे बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। ऐसा ही अपने पास आपके कॉलम्स के लिए होता है कि अगर अपने पास किसी कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं तो वहां अपने पास इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसका डायरेक्टली जो आंसर आएगा वो जीरो ही आएगा। तो अपने एक को एक्सपेंड करके देख लेते हैं। जैसे यहां आपने देखें 1 के लिए एक्सपेंड करेंगे तो 0 इंटू 6, 5 इंटू 0 0। -2 के लिए करें तो 0 इंटू 6, -4 इंटू 0 0। 3 के लिए करें 0 इंटू 5, 0 इंटू 4। तो ओवरऑल आपको जो वैल्यू मिलेगी वो जीरो ही होगी। तो ये स्टूडेंट्स आपकी फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी कि अगर किसी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हैं तो आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी जीरो होगी। अब अपने बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की। इफ 2 रोज और 2 कॉलम्स in a determinant are identical, then value of determinant will be 0।
सो देखिए स्टूडेंट्स, आपकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है ये अपने को क्या बता रही है कि अगर आपके डिटर्मिनेंट के अंदर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम्स बिल्कुल सेम हो जाएं, यानी फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल सेम हो जाएं, जो आपके एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में है वही एलिमेंट आपके थर्ड कॉलम में हो, तो आपके इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। देखिए अपने एग्जाम्पल से समझते हैं। ये मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट है, तो यहां मेरे पास आपका जो फर्स्ट कॉलम है और जो थर्ड कॉलम है वो सेम है, तो यहां पर जो आपके इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो है 0। आप इसे एक्सपेंशन से सॉल्व करके देख सकते हैं। ऐसा ही ये रोज के लिए, अगर अपने पास आपके कोई भी दो रो सेम हो जाएं तो आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी 0। तो ये जो आपका डिटर्मिनेंट है ये 0 के इक्वल होगा। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी थी डिटर्मिनेंट्स के लिए। अब अपने डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है इफ ऑल रोज एंड columns in a determinant interchange, then value of determinant remain अनचेंज। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास क्या है कि एक डिटर्मिनेंट है, आप क्या करते हो उसके सारे रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हो। यदि अपने बोलें कि उसका ट्रांसपोज कर दिया जाए तो ट्रांसपोज करने से क्या होगा कि जो आपका पहले डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू और जो आपका बाद में डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू वो सेम रहेगी। तो इसको अपने एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं। डेल इक्वल्स टू 1 2 3 0 1 0 0 0 1। तो स्टूडेंट्स ये अपने पास क्या एक डिटर्मिनेंट है और आपको बोला गया है कि जो डिटर्मिनेंट है वो एंड अगर अपने उसका ट्रांसपोज कर दें तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यूज रहेंगी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो वैल्यू आपकी सेम रहेगी। अपने इसको नाम दे देते हैं डेल डैश। तो स्टूडेंट्स अपने इसकी वैल्यू को यदि सॉल्व करें तो देखिए इस डेल की वैल्यू क्या आएगी अपने पास। अपने इस थर्ड रो के कॉरस्पॉन्डिंग इसको एक्सपेंड करते हैं तो अपने को वैल्यू मिलेगी 1। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अपने पास 1 है। अगर अपने डेल डैश को देखें तो डेल डैश को यदि अपने किसी भी रो या कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करें, अपने थर्ड कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग इसको एक्सपेंड करते हैं तो आपकी वैल्यू आएगी 1 1 माइनस 0 इट इज़ 1। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपका जो डेल डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू एंड जो आपका डेल डैश डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो बोल सकते हैं अपने कि अगर अपने किसी डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज कर दें तो ट्रांसपोज करने से जो आपका नया डिटर्मिनेंट आया है उसकी वैल्यू और जो पहले वाला डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू वो सेम रहेगी। सो वी कैन से, तो यहाँ आपने एक नोट लगा सकते हैं कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, एक है मैट्रिक्स ए और एक है ए ट्रांसपोज, आप इन दोनों का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके देखो तो वो डिटर्मिनेंट है वो सेम ही रहेगा, डिटर्मिनेंट में चेंज नहीं आएगा। तो ये अपने पास आपकी थर्ड प्रॉपर्टी थी। स्टूडेंट्स आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4। इफ वन रो और कॉलम
multiplied by a constant. Suppose that this is k, then value of determinant new determinant is k times the value of original determinant. अब देखिए स्टूडेंट्स, आपकी जो ये प्रॉपर्टी है कि ये अपने को क्या बता रही है, आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, आप क्या करते हो उस डिटर्मिनेंट के अंदर किसी भी रो या किसी भी एक कॉलम के अंदर किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर देते हो। तो इससे होगा क्या, आपका जो नया डिटर्मिनेंट आएगा उसकी जो वैल्यू होगी वो आपके पुराने वाले डिटर्मिनेंट के साथ आपका जो कांस्टेंट है उसके मल्टीप्लाई करने से आएगी। या आपने ऐसा बोल सकते हैं कि जो आपके नए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो k टाइम्स हो जाएगी पुराने डिटर्मिनेंट की वैल्यू के। तो अपने इसको एग्जांपल से देखते हैं। सपोज दैट आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है डेल, जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 1 0 1 3 0 0 2। तो स्टूडेंट्स अगर अपने इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो होगी, दिस इज 2। अपने इसको थर्ड रो के कोरस्पॉन्डिंग एक्सपेंड कर देते हैं तो अपने को 2 वैल्यू मिलेगी। अब अपने क्या करते हैं, इस डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लाई करते हैं सपोज दैट 6 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 6। तो देखिए जो आपका ये नया डिटर्मिनेंट बनेगा, अपने क्या किया 6 का मल्टीप्लाई कर दिए और ये जो 6 है अपने इसको फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां अपने पास 1 इंटू 6 हो जाएगा, 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 1 6। तो ये स्टूडेंट सपोज दैट अपना नया डिटर्मिनेंट आ गया है डेल डैश। तो अब देखिए जो डेल डैश की वैल्यू है वो अपने पास क्या आती है, अगर अपने इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी 2 ब्रैकेट 6 विच इज 12। तो अपने इसको नोट कर सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 2। तो देखिए डेल डैश की वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई 2 और जो आपकी 2 वैल्यू थी वो किसकी थी, वो आपके ओरिजिनल डिटर्मिनेंट डेल की थी। तो अपने बोल सकते हैं कि अगर अपने किसी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो किसी भी एक कॉलम ओनली 1 उसके अंदर अपने कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट विल बी कांस्टेंट मल्टीप्लाई ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास रूल है कि अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, तो यहां आप क्या करते हो, अगर किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर देते हो तो अपने क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट आपका किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में जाएगा। तो यहां से जो आपका ये न्यू डिटर्मिनेंट बन गया है तो यहां पे इसकी जो वैल्यू होगी वो k टाइम्स हो जाएगी वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा नया टॉपिक अराइज होता है कि अपने मैट्रिक्स में क्या देखते थे और डिटर्मिनेंट में क्या होता है। अगर अपने किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई एक डिटर्मिनेंट के साथ करते हैं तो वहाँ पर जो कांस्टेंट है वो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में जाएगा, लेकिन जब अपने किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स से करते हैं
तो वहां पर क्या होता है कि वो कांस्टेंट पूरी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। अगर अपने बात करें यहां पर कि अपने पास कोई कांस्टेंट है 2, इसका मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में करना है, तो यहां पर आपका ये 2 हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। बट इन द केस ऑफ डिटर्मिनेंट आपका जो कांस्टेंट है वो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है, ना कि पूरे डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स के साथ। तो ये स्टूडेंट्स थोड़ा सा डिफरेंस है बिटवीन डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स। अब इसके बाद देखिए, अगर अपने को डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स में से कॉमन लेना है तो कॉमन कैसे लेंगे। तो यहां स्टूडेंट्स अपने कॉमन लेना समझते हैं। सपोज दैट ये कोई मैट्रिक्स है, तो देखिए यहां मुझे क्या करना है, कॉमन लेना है। तो यदि मैं कॉमन लेना चाहता हूं तो सारे एलिमेंट्स में से कॉमन लिया जाएगा। देखिए सभी में 2 कॉमन है, तो अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं तो पूरे इस मैट्रिक्स में से कॉमन लिया जाएगा। तो ये मैंने कॉमन ले लिया। अब अपने एग्जांपल लेते हैं डिटर्मिनेंट का। सपोज दैट कि मुझे क्या करना है, ये सेम मैट्रिक्स है उसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो अब देखिए, अब अपने को क्या करना है, कॉमन लेना है 2 को। 2 सभी में आ रहा है, कॉमन लिया जा सकता है, लेकिन जब अपने कॉमन लेंगे तो 1 रो एंड 1 कॉलम सिस्टम से लेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि अपने उस 2 को पूरे डिटर्मिनेंट में से कॉमन लें, उसे 1 कॉलम 1 रो इस मेथड से कॉमन लिया जाएगा। आप एक एक रो या एक एक कॉलम से कॉमन ले सकते हो। अगर अपने इस फर्स्ट कॉलम से कॉमन लेते हैं तो 2 आपका कॉमन आ गया, अंदर वैल्यू आएगी 1 4 7 4 10 16 6 12 18। तो देखिए अब अपने पास ये सेकंड और थर्ड कॉलम भी बचे हुए हैं, तो यहाँ से भी अगर अपने कॉमन लेना चाहे ले सकते हैं। तो यहाँ से अगर अपने कॉमन लेंगे तो एक 2 और बार आएगा, इधर से कॉमन लेंगे एक 2 और बार आएगा। तो स्टूडेंट्स इस वे में क्या करते हैं, अपने किसी भी डिटर्मिनेंट से कॉमन लेते हैं। और मैट्रिक्स में क्या था कि अपने उस एलिमेंट को पूरे एलिमेंट्स में से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ अपने पास 2 था, इसको अपने सभी नंबर्स में से कॉमन ले लिया था। लेकिन डिटर्मिनेंट के केस में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप क्या करें, उस नंबर को हर एलिमेंट में से कॉमन ले लें, तो उसे अपने रोज एंड कॉलम्स के सिस्टम से कॉमन लेते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर अपने बोलें if a constant k multiply by all rows or all columns in a determinant, then what happen। आपके पास एक डिटर्मिनेंट है जो कि 3 into 3 ऑर्डर का है। अगर मैं किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई तीनों कॉलम्स में कर दूं, k मल्टीप्लाइंग in all columns, then so k a1 k a2 k a3 k b1 k b2 k b3 k c1 k c2 k c3। तो यहाँ स्टूडेंट्स क्या होगा कि जो आपके इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, यहाँ से k कॉमन आएगा, यहाँ से k कॉमन आएगा और यहाँ से भी k कॉमन आएगा। और ये जो आपका डिटर्मिनेंट है, ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, तो ये आपका वो डिटर्मिनेंट आ गया। तो इससे हुआ क्या कि आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू के क्यूब टाइम्स हो गई है आपके ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के वैल्यू से। तो देखिए अगर आपका ऑर्डर 3 into 3 है तो आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी k क्यूब टाइम। अगर आपके डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 4 into 4 है तो इससे आपके न्यू डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी k पावर 4 times the value of original determinant. Similarly, if the order of your determinant is n into n, then the value of determinant is k power n times of the original determinant. तो ये स्टूडेंट्स अपने पास कंसेप्ट था कि अगर अपने एक डिटर्मिनेंट के अंदर किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होते हैं,
तो ये आपकी एक प्रॉपर्टी थी। स्टूडेंट्स, आपकी अगली प्रॉपर्टी है कि अगर अपने डिटर्मिनेंट के अंदर किन्हीं भी दो रोज़ को या किन्हीं भी दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तो उससे डिटर्मिनेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, जब भी अपने दो रोज़ को, वो कोई भी दो रो हो या अपने किन्हीं दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो इससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो वही रहती है लेकिन उसका सिंबल चेंज हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको एक एग्जांपल के साथ। अगर मान लीजिए आपके पास डेल कोई डिटर्मिनेंट है और ये अपने पास कोई एलिमेंट्स हैं। सपोज दैट इफ रो 1 इंटरचेंज बाय रो 2। देखिए, जब भी अपने को इंटरचेंज को रिप्रेजेंट करना है तो अपने इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब जो आपका नया डिटर्मिनेंट आएगा तो यहाँ जो आपके डेल डैश की वैल्यू है, इसकी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव ऑफ डेल। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों डिटर्मिनेंट्स में यही रिलेशन होगा कि दोनों की वैल्यू इक्वल है बट सिंबल डिफरेंट्स हैं। तो ये तो मैंने आपको जनरली एक एग्जांपल दिया। अभी अपने एक एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर अपने देखेंगे न्यूमेरिकली भी अपने को क्या रिजल्ट मिलता है। Suppose that del is तो ये अपने पास एक डिटर्मिनेंट है डेल। अगर अपने इसको एक्सपेंडली ओपन करें तो अपने को वैल्यू मिलेगी 7। तो स्टूडेंट्स, आपके डेल की वैल्यू 7 है। अब यदि यहाँ पर मैं किन्हीं भी दो रोज को या किन्हीं भी दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर दूं तो देखिए क्या होता है। सपोज वी कन्वर्ट रो 2 विद रो 3। सो व्हाट हैपन, योर न्यू डिटर्मिनेंट इज तो यहां स्टूडेंट्स अपने पास वैल्यू आएगी डेल डैश इक्वल टू -7। और देखा जाए तो 7 जो वैल्यू है वो डेल की है। तो यहाँ से अपने बोल सकते हैं कि डेल डैश और डेल में क्या रिलेशन होगा, दे आर इक्वल इन न्यूमेरिकली बट द सिंबल्स आर डिफरेंट। तो ये अपने पास प्रॉपर्टी नंबर 5 थी डिटर्मिनेंट्स की। स्टूडेंट्स, आपकी अगली प्रॉपर्टी है इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम कंसिस्ट सम ऑफ 2 or more terms then determinant can be expressed by sum of 2 or more determinants where other rows and columns remain unchanged। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपके पास यदि डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम में ऐसा हो कि जो सारे एलिमेंट्स हैं वहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स हैं, तो स्टूडेंट्स अपने क्या कर सकते हैं, इस एक डिटर्मिनेंट को अपने 2 या 2 से ज़्यादा डिटर्मिनेंट्स के सम की फॉर्म में नोट कर सकते हैं। तो देखिए अपने इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज दैट आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है तो यहां देखिए स्टूडेंट्स, जो मेरा कॉलम 1 है यहां पर हर एलिमेंट के अंदर 2 टर्म्स का सम दिया गया है। तो देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस एक डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। वो कैसे करूँगा, अपने पहले डिटर्मिनेंट के अंदर फर्स्ट टर्म को नोट करते हैं और जो आपके बाकी रोज एंड कॉलम्स हैं उनको अपने सेम रखते हैं, प्लस यहाँ अपने सेकंड एलिमेंट्स को नोट करेंगे
तो देखिए यहाँ पर अपना जो एक डिटर्मिनेंट था दो डिटर्मिनेंट्स के सम के फॉर्म में आ गया है। तो ये अपने पास प्रॉपर्टी होती है कि अगर अपने पास किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में ऐसा हो कि वहाँ पर दो या दो से ज़्यादा टर्म्स का सम दिया गया है तो अपने उसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा तो उस अपने डाउट को भी दूर कर लेते हैं कि अगर ऐसा हो कि डिटर्मिनेंट का जो हर एलिमेंट है उसमें दो या दो से ज़्यादा टर्म्स का सम दिया जाए तो क्या होगा। सपोज आपके पास डिटर्मिनेंट कुछ ऐसा हो, तो देखिए स्टूडेंट्स अगर अपने इसको ऐसे नोट करें A1, A4, A7, A2, A5, A8, A3, A6, A9 प्लस B1, B4, B7, B2, B5, B8, B3, B6, B9। तो स्टूडेंट्स ये अपना लिखना बिल्कुल गलत होगा। अपने किसी भी डिटर्मिनेंट को ऐसे ओपन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ अपने पास कंडीशन ऑलरेडी गिवन है ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम। तो देखिए ये प्रॉपर्टी सिर्फ एक रो या एक कॉलम के लिए, अपने सभी के लिए ऐसा नहीं होगा। अगर आपके किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ऐसा हो कि वहाँ पर दो या दो से ज़्यादा टर्म्स का सम है तो तब अपने क्या कर सकते हैं, उसे एक्सपेंड कर सकते हैं और जहाँ आपके जो बाकी रोज एंड कॉलम्स है वो अनचेंज रहेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ आ गया होगा। तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6 थी। स्टूडेंट्स अब जो अपने प्रॉपर्टी को डिस्कस करने जा रहे हैं ये आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये आपकी आगे एक्सरसाइज 4.2 एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज में बहुत बार यूज़ होगी। तो इसको आप ध्यान से समझिए। देखिए अगर अपने डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या कॉलम के अंदर अपने दूसरे रोज या कॉलम्स को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहती है। तो ये अपनी प्रॉपर्टी है। देखिए यहाँ बोला गया है इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम, किसी एक रो या कॉलम में बी एडेड द इक्वी मल्टीपल्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ वन और मोर रोज और कॉलम्स। तो यदि आप क्या करते हो किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके किसी एक रो या कॉलम को या वन से ज़्यादा रोज या कॉलम को आप यदि ऐड करते हो तो इससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो अनचेंज रहती है। तो देखिए यहाँ पर ऐड के लिए बोला गया है लेकिन अपने ये सेम ऑपरेशन सब्ट्रैक्ट के लिए भी लगा सकते हैं। तो इससे जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो आपकी अनचेंज रहेगी, उससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए अपने एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टूडेंट्स सपोज दैट कि आपके पास कोई 3×3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो स्टूडेंट्स यहां जो डेल की वैल्यू आएगी तो अगर अपने क्या करते हैं रो 1 के अंदर रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 कर दें तो यहां से जो डेल की वैल्यू आने वाली है, देखिए जब अपने ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो वो ऑपरेशन कैसे अप्लाई करने, तो यहाँ आपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करने। रो 1 के अंदर ये वर्क होगा जिसमें अपने रो 1, रो 2 एंड रो 3 को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले अपने फर्स्ट एलिमेंट को लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट के अंदर फर्स्ट एलिमेंट्स को ही ऐड किया जाएगा। सेकंड एलिमेंट्स के अंदर आप सेकंड एलिमेंट्स को ऐड करोगे एंड थर्ड एलिमेंट्स के अंदर आप थर्ड एलिमेंट्स को ऐड करोगे। A3, B3, C3। तो स्टूडेंट्स आपके जो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है और इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो दोनों सेम ही होंगी। अपने भले ये ऑपरेशन अप्लाई कर दिया लेकिन इससे आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये अपने पास ऑपरेशन है, ये अपने एडिशन के लिए लगाया है, ऐसा ही अपने ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन के लिए भी लगा सकते हैं।
सपोज अपने रो 1 या इस बार कॉलम ले लेते हैं अपने, इन कॉलम 1 C1 माइनस 2C2। तो देखिए जब अपने ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे A1 माइनस 2B1, A2 माइनस 2B2, A3 माइनस 2B3, स्टूडेंट्स जब अपने ऑपरेशंस को अप्लाई करेंगे तो अपने फर्स्ट एलिमेंट के अंदर आपके फर्स्ट एलिमेंट को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस वे में अपने को यहाँ पर ऑपरेशंस को अप्लाई करने, तो यहाँ पर जो आपके इस नए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी और जो आपके इस पहले वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, ये दोनों वैल्यूज़ आपकी सेम ही रहेंगी। इससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ते। सिमिलरली आप यदि कोई और ऑपरेशन लगाओ, सपोज दैट अपने रो 2 में क्या करते हैं, रो 2 माइनस रो 1 प्लस रो 3। तो अपने एक से ज़्यादा रोज या कॉलम्स को किसी एक रो या कॉलम में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये अपने पास ऑपरेशंस थे। अब इन्हीं ऑपरेशंस को अपने एक न्यूमेरिक एग्जांपल से समझ लेते हैं, जिससे अपने डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स अपने एग्जांपल लेते हैं। सपोज डेल इक्वल्स टू 1 2 3 4 0 1 0 6 0। तो ये मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट है। अब देखिए मैं इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करता हूँ। तो अगर अपने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करें तो अपने को वैल्यू मिलेगी तो यहाँ अपने पास इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 66। तो अब देखिए अपने ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं। सपोज अपने रो 1 में रो 2 एंड रो 3 को ऐड कर देते हैं। देन आपका जो डिटर्मिनेंट है इसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, सेकंड एलिमेंट में सेकंड को एंड थर्ड एलिमेंट्स में थर्ड एलिमेंट को। तो देखिए यहाँ पर आपकी वैल्यू आएगी 5 8 4। देखिए अपने जो एडिशन ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं वो रो 1 के अंदर कर रहे हैं, तो ये सारा काम रो 1 में होगा। आपकी रो 2 एंड रो 3 वो एज इट इज रहेगी। तो यहाँ अगर अपने इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो वैल्यू मिलेगी अगेन 66। अपने ऑपरेशन अप्लाई किया लेकिन डिटर्मिनेंट की वैल्यू वही है। अब देखिए अगर मैं ये ऑपरेशन अप्लाई करूं इन कॉलम 1 C1 माइनस 2C2, अपने क्या करते हैं जो आपका फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो यहां से अपने पास जो नया डिटर्मिनेंट आएगा वो होगा तो ये स्टूडेंट्स अपना नया डिटर्मिनेंट है। अब यदि अपने इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को सॉल्व करें तो देखिए क्या वैल्यू मिलती है। This is 72 minus 6, it is again 66। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपके जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो फिर वही आ रही है 66। तो
तो देखिए आप किसी एक रो में जो आपके बाकी रोज हैं उनको आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, तो इससे डिटर्मिनेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू वो सेम ही रहेगी। तो ये आपकी लास्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। इस प्रॉपर्टी को अपने जब क्वेश्चंस को प्रूफ करेंगे तो मोस्ट ऑफ टाइम इसको यूज़ किया जाएगा। तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 7 थी। अब स्टूडेंट्स आपका जो अगला कंसेप्ट है वो है प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स। देखिए जैसे अपने मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करते हैं वैसे ही अपने डिटर्मिनेंट्स का भी प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के लिए कंडीशन होती थी कि आपके जो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए, तभी अपने उन दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यदि अपने बात करें डिटर्मिनेंट्स की, तो डिटर्मिनेंट्स में देखिए अपने ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस को यूज़ करते हैं। तो यहाँ अपने पास एक डिटर्मिनेंट का जब अपने दूसरे डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पर ऑर्डर उनका सेम होना नेसेसरी नहीं है। अपने एक 2 इंटू 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का 3 इंटू 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ अपने 2 इंटू 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का 2 इंटू 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके अलावा 3 इंटू 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का 3 इंटू 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए अपने इसको समझते हैं। यहाँ अपने पास दो मेथड्स हैं। मेथड 1 है रो इंटू कॉलम मेथड, जैसा कि अपने मैट्रिसेस के केस में यूज करते हैं। सेकंड मेथड है रो इंटू रो मेथड। तो ये अपने पास दो मेथड्स हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं 3 इंटू 3 ऑर्डर का और उसके थ्रू अपने समझते हैं। सपोज कि आपके पास del 1 है, दिस एंड del 2 आपको गिवन है। तो ये अपने पास दो डिटर्मिनेंट्स हैं। तो देखिए अपने क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट करेंगे, del 1 इंटू del 2। अपने 1 बाय 1 दोनों मेथड्स को अप्लाई करेंगे एंड दोनों मेथड्स को समझेंगे कि अपने को कैसे यूज़ करने। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब अपने del 1 मल्टीप्लाई del 2 फाइंड आउट करेंगे तो अपने माइंड में मैट्रिक्स का वो कंसेप्ट आएगा कि a इंटू बी नॉट इक्वल्स टू b इंटू ए इन द केस ऑफ मैट्रिसेस। तो देखिए वहाँ पर ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन जब अपने बात करते हैं डिटर्मिनेंट की, तो जो आपका del 1 एंड del 2 है वो डिटर्मिनेंट है, और डिटर्मिनेंट वास्तव में क्या होता है, एक नंबर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका कॉम्यूटेटिव रूल है कि चाहे आप del 1 मल्टीप्लाई del 2 फाइंड आउट करो या आप करो del 2 मल्टीप्लाई del 1, वो दोनों का रिजल्ट सेम ही होगा। तो यहाँ ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो नाउ वी फाइंड प्रोडक्ट ऑफ दीज टू डिटर्मिनेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपने मेथड अप्लाई करते हैं। सबसे पहले रो इंटू कॉलम मेथड। बाय रो इंटू कॉलम मेथड। तो यहां देखिए स्टूडेंट्स, अपने सबसे पहले फर्स्ट रो को लेते हैं और इसका फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 1 दिस इज 1, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0। सो 1 प्लस 0 प्लस 0। 1 इंटू 0 दिस इज 0, 2 इंटू माइनस 1 दिस इज माइनस 2 एंड 3 इंटू 0 दिस इज 0। तो ये अपने पास वैल्यू आ गई है। अब अपने इस फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 1 दिस इज 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 दिस इज 9। तो ये अपने पास फर्स्ट रो का दूसरे डिटर्मिनेंट के सभी कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई हो गए।
अब अपने सेकंड रो पे चलते हैं, 2 इंटू 1 दिस इज 2, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 2 प्लस 0 प्लस 0, 2 इंटू 0 दिस इज 0, 0 इंटू माइनस 1 दिस इज 0, 1 इंटू 0 दिस इज 0, 2 इंटू 1 दिस इज 2, 0 into 2 this is 0, 1 into 3 this is 3. Now we multiply it by third row, 3 into 1 3, 0 into something 0, 2 into 0 something 0, so we have 3 plus 0 plus 0, 3 into 0 this is 0, 0 into minus 1 0, 2 into 0 0, 3 into 1 this is 3, 0 into 2 0, 2 into 3 6, so 3 plus 0 plus 6. तो ये अपने पास डिटर्मिनेंट आया 1 2 3 minus 2 0 0. तो इसको अपने सॉल्व करते हैं. सो नाउ वी हैव 18 minus 15 this is overall 2 multiply 3 it is 6. तो ये स्टूडेंट्स अपने पास वैल्यू आ गई है. आपके पास दो डिटर्मिनेंट थे, उनको अपने प्रोडक्ट करते हैं रो इनटू कॉलम मेथड से. तो जो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा उसकी वैल्यू 6 है. अब अपने सेकंड मेथड अप्लाई करेंगे रो इनटू रो मेथड, जो कि आपके लिए एक नया मेथड है. तो उसको अपने अभी समझते हैं. So now by row into row method, according to this method, del 1 multiply del 2 this is 1 0 0 0 minus 1 0 1 2 3. तो ये स्टूडेंट्स अपने पास डिटर्मिनेंट था. अब देखिए रो इनटू रो मेथड को अप्लाई करने हैं तो वो अपने कैसे करते हैं. इट इज़ वेरी सिंपल मेथड. अपने इधर फर्स्ट रो लेते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 0 दिस इज 0, 3 इंटू 1 दिस इज 3. अब इसी रो का सेकेंड रो से मल्टीप्लाई, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, 3 इंटू 2 दिस इज 6. अब इस रो का अपने मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड रो से, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 3 दिस इज 9. तो ये देखिए अपने फर्स्ट रो का आपके सेकंड डिटर्मिनेंट के तीनों रोज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और उसे अपने फर्स्ट रो के अंदर सिस्टमैटिकली नोट कर देते हैं. तो अब ऐसे ही अपने को क्या करना है, सेकंड रो के लिए करने और ऐसे ही अपने थर्ड रो के लिए करेंगे. बात करते हैं सेकंड रो की. 2 इंटू 1 दिस इज 2, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 दिस इज 1. नाउ 2 इंटू 0 0, 0 इंटू माइनस 1 दिस इज 0, 1 इंटू 2 दिस इज 2, 2 इंटू 0 दिस इज 0, 0 into 0 this is 0, 1 into 3 this is 3. Now third row multiply by all rows of second determinant. जीरो 0 दिस इज 6. तो ये अपने पास दोनों डिटर्मिनेंट्स का प्रोडक्ट हो गए. अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू आएगी 4 4 9 3 2 3 5 4 6. तो ये स्टूडेंट्स अपने पास वैल्यू आ गई है. अब यदि इसे अपने सॉल्व करें एक्सपेंशन से तो देखिए क्या मिलता है. बाय एक्सपेंशन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, so we have 12 minus 12
दिस इज 18 माइनस 15 12 minus 10. So overall we have 0 minus 12 plus 18. So overall we have the value is 6. तो देखिए अपने चाहे रो इंटू रो मेथड से वैल्यू फाइंड आउट करें, चाहे रो इंटू कॉलम मेथड से प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, दोनों से आपका जो रिजल्ट है वो सेम रहेगा। अब इसके बाद स्टूडेंट्स अपने देखते हैं कि यदि अपने पास दो डिटर्मिनेंट्स आए जहां पर एक का ऑर्डर 2 इंटू 2 है और दूसरे डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 3 इंटू 3 है, तो अपने उनका प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे। सपोज दैट del 1 is determinant of order 2 into 2 and del 2 is determinant of order 3 into 3. तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इन दोनों डिटर्मिनेंट्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो अपने उस प्रोडक्ट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो del 1 मल्टीप्लाई del 2। तो यहाँ देखिए आपका जो ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट है, अपने इसको 2 इंटू 2 ऑर्डर से कन्वर्ट करेंगे 3 इंटू 3 ऑर्डर में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोल सकते हैं अपने इस टॉपिक के अंदर कि जब आपके पास 2 इंटू 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आ रहा है और उसको आपको कन्वर्ट करना है 3 इंटू 3 में, तो वो अपने कैसे करते हैं। तो देखिए अपने यहाँ 1 0 0 इधर भी 0 0 नोट करते हैं और अब इस 2 इंटू 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को यहाँ नोट करेंगे। तो ये आपका जो 2 इंटू 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट था वो 3 इंटू 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो गए। नाउ मल्टीप्लाई बाय del 2। सो हियर वी हैव टू मेथड्स, रो इंटू कॉलम मेथड and row into row method. As our choice we can use any method. Here I am going to use row into column method by row into column method. So now first row multiply by all columns, so we have 1 0 0 2 0 0 3 0 0 0 1 4 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 4 0 0 0 1। तो ये स्टूडेंट्स अपना प्रोडक्ट हो गए। अब अपने सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास डिटर्मिनेंट आएगा प्रोडक्ट करने के बाद। अगर अपने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो अपने इसको एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपके इस 4.2 एक्सरसाइज से पहले जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं और इन्हीं बेसिक्स को अपने यूज़ करते हुए आपकी एक्सरसाइज 4.2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझ आ गए होंगे। तो यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहो। तो चलिए मिलते हैं अपने नए वीडियो में। थैंक यू।